नमस्कार। यशवंतराव होलकर के बड़े भाई बिठोजी पेशवा के बड़े भाई अमृतराव की ओर से पेशवा बाजीराव की नाक में दम किए हुए थे। दुर्भाग्यजनक परिस्थितियों में बिठोजी को अप्रैल 1800 में बापूराव गोखले ने धोखे से पकड़ लिया और बेड़ियों से जकड़कर पेशवा बाजीराव के सामने पेश किया। पेशवा के दरबार में सिंधिया के प्रशासनिक अधिकारी बालाजी कुंजर की सलाह पर बिठोजी को 200 कोड़े लगाकर हाथी के पैरों तले कुचलवाने की सजा सुना दी गई। मराठा साम्राज्य के शुभचिंतकों ने पेशवा को सलाह भी दी कि जिस होलकर वंश ने साम्राज्य की इतनी सेवा की है उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जाना अनुचित होगा, किंतु अनुभवहीन बाजीराव ने किसी की एक न सुनी और फिर 16 अप्रैल 1801 को एक हाथी के पैरों से बांधकर बिठोजी को 24 घंटे तक क्रूरता पूर्वक मैदान में घसीटा गया, कुचला गया और मार डाला गया। इसकी प्रतिक्रिया होना ही थी। क्रोधित यशवंतराव ने सिंधिया के क्षेत्र में कहर बर्पा कर दिया। मंदसौर और सीतामढ़ी में जबरदस्त लूट की गई। 25 जून 1801 को सतवास के पास हुई लड़ाई में सिंधिया के सेना नायक मैकेंटायर व अन्य यूरोपियनों को गिरफ्तार कर उनके पास की सैन्य सामग्री कब्जे में ले ली गई। इतना ही नहीं तो 17-18 जुलाई को तो सिंधिया की सेना को बहुत नुकसान पहुंचाते हुए पावन नगरी उज्जैन पर भी यशवंतराव का कब्जा हो गया। यशवंतराव की इन सफलताओं ने काशीराव को भी प्रभावित किया और उन्होंने भी पत्र लिखकर आपसी मेल मिलाप की इच्छा जताई। तो यशवंतराव ने भी सकारात्मक जवाब दिया और कहा कि आप तो मेरे बड़े भाई हैं, मैं हमेशा आपके आदेश का पालन करूंगा। आप महेश्वर पहुंचें, मैं युद्ध समाप्त होते ही आपके पास पहुंचकर प्रणाम बोलूंगा। काशीराव महेश्वर पहुंच भी गए। तभी यशवंतराव को सूचना मिली कि दौलतराव सिंधिया की सेना सर्जाराव घाटगे के नेतृत्व में इंदौर की ओर बढ़ रही है। बदले की आग में जलते दौलतराव सिंधिया ने बदला लेने के लिए अपनी पूरी शक्ति जमाकर इंदौर पर धावा बोल दिया था। 10 दिन चले युद्ध के बाद 14 अक्टूबर 1801 को विजयी सिंधिया सेना ने इंदौर में प्रवेश किया। जमकर लूटा गया और शानदार राजवाड़ा भी धू धू कर जल उठा। नगर के सारे कुएं लाशों से पट गए। यह समाचार पाकर काशीराव होलकर की सेना के बहादुर सिपाही भी यशवंतराव की सेना में जा मिले। आखिर अब तो उनके भी मान सम्मान का प्रश्न था। दोबारा शक्ति संचय कर जब यशवंतराव इंदौर पहुंचे तब वह लगभग बेचिराग था। हर तरफ बर्बादी का मंजर था। आहत हृदय से अब उनकी प्राथमिकता इंदौर को दोबारा बसाना था। वे प्राणपण से उसमें जुट गए। महेश्वर पहुंचकर उन्होंने बड़े भाई काशीराव से भेंट कर उनका आशीर्वाद लिया। दौलतराव को जब लगा कि दोनों भाई एकजुट हो गए हैं तो उन्होंने भी समझौते की बातचीत चलाई, लेकिन यशवंतराव ने दो टूक कहा कि पहले आप उस समझौते का पालन करें जो आपके और मेरे पूज्य पिताजी तुकोजी राव के बीच हुआ था। हमारे वे इलाके छोड़ें जो आपने जबरन कब्जा लिए हैं और हमारे भतीजे अर्थात बड़े भाई मल्हार राव भाई जी के बेटे को छोड़ें जिसे आपने बंदी बना रखा है। ये शर्तें दौलतराव सिंधिया ने ठुकरा दी। अब यह तय हो चुका था कि संघर्ष चलता रहने वाला है। अतः सैन्य अभियानों के लिए और इंदौर को पुनः बसाने के लिए धन जुटाने यशवंतराव ने पहले अपना रुख राजपूताने की तरफ किया। नाथ द्वारा के सबसे पहले दर्शन किए और उसके बाद लौटते में
कोंकरोली, राजसमुंद, लावा, रामपुरा, टोंक आदि से वसूली की, कहीं राजी से सहयोग के रूप में तो कहीं जबरदस्ती से लड़कर। उनकी बढ़ती ताकत देखकर बड़े भाई काशीराव को चिंता सताने लगी। सहयोगियों ने भी उन्हें पट्टी पढ़ाई और भय इतना बढ़ा कि वे महेश्वर छोड़कर सेंधवा दुर्ग पहुंच गए। सेना तो अब उनके पास कोई बची ही नहीं थी, सब यशवंतराव के साथ मिल चुकी थी। यशवंतराव ने उनका भय दूर करने की चेष्टा भी की, किंतु असफल रहे, तो उन्होंने अपना ध्यान भाई की ओर से हटाकर लक्ष्य की ओर किया और दक्षिण की ओर प्रयाण किया। पेशवा बाजीराव को दहशत होने लगी। उनकी आंखों के सामने वह मंजर घूमने लगा कि कैसे उन्होंने यशवंतराव के भाई को हाथी के पैरों तले कुचलवाया था। यशवंतराव की सेनाएं अहमदनगर, डूंगरगांव, फरहाबाग होते हुए सिंधियाओं के मूल स्थान जामगांव जा पहुंची, जहां उन्होंने सभी महलों को जलाकर खाक कर दिया। उसके बाद पंढरपुर दर्शन करते हुए जब बारामती पहुंचे, तब उनका सामना पेशवा की सेनाओं से हुआ। सेना नायक फतेह सिंह माने ने पेशवा बाजीराव की सेना का नेतृत्व कर रहे पुरंदरे को संदेश भी भेजा कि हम युद्ध करने नहीं, केवल पेशवा से न्याय मांगने आए हैं। लेकिन पुरंदरे को भरोसा नहीं हुआ और पेशवा की सेना ने गोलाबारी शुरू कर दी। अब मजबूरी हो गई, जवाब दिया गया और पेशवा की सेना पराजित होकर छिन्न भिन्न हो गई। एक बार फिर यशवंतराव ने पेशवा को संदेश भेजा कि उन्हें सिंधिया से न्याय दिलवाया जाए। हम आपस में लड़कर शक्ति क्षीण नहीं करना चाहते, क्योंकि अंग्रेज मौके की ताक में हैं। उन्होंने यह भी लिखा कि पारस्परिक चर्चा हेतु बालोजी कुंजर को भेजा जाए, क्योंकि वही संधि के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। एक बार वह मान गया तो फिर संधि पक्की होगी। अब बालोजी कुंजर वही व्यक्ति था जिसने पेशवा बाजीराव को भड़काकर यशवंतराव के बड़े भाई बिठोजी की जघन्य हत्या करवाई थी। डर के मारे उसने जाने से इनकार कर दिया। दूसरे लोग गए तो बात बनी नहीं। इस अभियान का समाचार पाकर सिंधिया की सेना भी पुणे की ओर बढ़ चली। अहमदनगर से पुणे तक का 72 मील का भूभाग मानो रण क्षेत्र में परिवर्तित हो गया। 25 अक्टूबर 1802 को जब पूरा देश दीपावली मना रहा था, मराठा साम्राज्य के योद्धा आपस में खून की होली खेल रहे थे। इतिहासकारों के अनुसार दोनों ओर का सैन्य बल लगभग बराबर का था। होलकर के साथ लगभग 1,40,000 सैनिक थे, तो सिंधिया के साथ 85,000 और पेशवा के सैनिक लगभग 60,000। घोरपड़ी, बनवारी और हड़पसर गांवों के बीच तोपें गरजने लगीं। कभी एक दल को पीछे हटना पड़ता तो कभी दूसरे दल को। तभी चीते की सी फुर्ती से यशवंतराव सिंधिया के तोपखाने के पीछे जा पहुंचे और तोपचियों के सर काट डाले। बस फिर क्या था, पलड़ा पलट गया। जो तोपें अभी तक होलकर सेना का विनाश कर रही थीं, उन पर आग बरसा रही थीं, वे सिंधिया और पेशवा की सेना का संहार करने लगी। प्रसिद्ध इतिहासकार जदुनाथ सरकार ने उस युद्ध का वर्णन करते हुए लिखा है, यशवंतराव होलकर विरोधी सैनिकों पर इस प्रकार झपटे जैसे हिरणों पर बाघ टूटता है, और उसके बाद तो प्रतिद्वंदी ऐसे तितर बितर हो गए जैसे आंधी आने पर भूसा उड़ता है। विजयी यशवंतराव ने जब पुणे शहर में प्रवेश किया, उसके पहले उन्होंने अपने सैनिकों को सख्त हिदायत दी, जिसने एक भी पुणे वासी को सताया उसका सर कलम कर दिया जाएगा। इस कठोर अनुशासन के कारण ही
पुणे वासियों की दीपावली में कोई व्यवधान नहीं आया। पराजित पेशवा भागते हुए सिंहगढ़ की तरफ जा रहे थे। यशवंतराव ने उन्हें संदेश भी भेजा कि आप निर्भय होकर पुणे वापस आ जाएं, आप अब भी मेरे सम्मानित शासक हैं। किंतु पेशवा ने भरोसा नहीं किया, तो गाड़ियों में भरकर उनके लिए खाद्य सामग्री भेजकर यशवंतराव ने अपनी सदाशयता प्रदर्शित की। लेकिन पेशवा पर इसका भी कोई असर नहीं हुआ और उन्होंने रायगढ़ पहुंचकर 30 अक्टूबर 1802 को अंग्रेजों को पत्र भेजा कि मेरा सेवक होलकर मेरे साथ अन्याय कर रहा है, अतः मैं आपसे संधि करना चाहता हूं। अंततः धूर्त बालोजी कुंजर की सलाह पर 1 दिसंबर 1802 को हरकुयन नामक पानी के जहाज पर सवार होकर पेशवा बेसिन जा पहुंचे, जहां भारत के भाग्य को अंधेरे में धकेलने वाली कुख्यात बेसिन संधि पर उन्होंने और क्लोज ने हस्ताक्षर कर दिए। अधिकांश मराठा सरदारों ने बेसिक की संधि के प्रति अपना रोष प्रकट किया, क्योंकि उन्हें लगा कि पेशवा ने अपनी कायरता के कारण उन सभी की स्वतंत्रता बेच दी है। आगे क्या हुआ जानने के लिए अगले अंक की प्रतीक्षा कीजिए और देखते रहिए आपका अपना क्रांति दूत। नमस्कार।